नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पेड परीक्षा रिफ्रेशर के इस बुक में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इसके पहले के टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल 24 स्टडी वाला के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। इसमें जो पहला आपका टॉपिक है वह है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। इस पेज को थोड़ा सा जूम करते हैं। इसमें देखेंगे हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में पहला जो है आपका वह है भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं अधिक लचीले के मध्य में एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, संबंधित है। तो के कहे कौन से कहे थे इसको? तो कहे थे केसी वियर कहे थे। कौन कहे थे? केसी वियर। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता। क्या विधिक स्वरूप जो है वह लागू नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। इसमें वह भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से। भारत की संगठनात्मक व्यवस्था प्रभावित है। किससे प्रभावित है संगठनात्मक? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संगठनात्मक व्यवस्था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है तो मौलिक कर्तव्यों जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। वह देश जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की प्रमुख प्रतिकृति है तो वह ब्रिटेन हो जाएगा। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है कनाडा के संविधान एवं भारत की सरकार अधिनियम 1935 में। आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है आपका भारत संविधान के जो प्रमुख भाग हैं उस भाग के बारे में हम पढ़ेंगे और वह जो भाग है उसके जो अनुच्छेद हैं वे कहाँ से कहाँ तक के हैं। तो सबसे पहला जो है वह है पहला। अगर देखेंगे तो पहला भाग में आपको बताया गया है उसमें क्या क्या है। तो पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। और अनुच्छेद जो है आपका 1 से 4 अनुच्छेद तक है। कब से? 1 से 4 अनुच्छेद तक इसमें समाहित है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका अगला जो आपका भाग है वह है दूसरा भाग और वह है नागरिकता। दूसरे भाग में नागरिकता की बात कही गई जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार की बात की गई है यह 12 से 35 तक है। चौथे भाग में 4 में नीति निषेध तत्व है जो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक है। और 4A में जो है मूल कर्तव्य है। 4A भाग 4A में मूल कर्तव्य है जो 51 को में यह अनुच्छेद में यह बताया गया है। अगला जो है पाँचवें भाग में संघ के बारे में बताया गया है यह 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक है। और छठे में राज्य के बारे में बताया गया जो 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक है। और सातवें में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य और 238 में यह निरसित कर दिया मतलब समाप्त कर दिया गया। 7 से समाप्त। देखिए याद कैसे करेंगे तो देखिए 6 तक तो अब मैं आपको बता चुके। 7 मतलब 100 को 7 से समाप्त कर दीजिए तो 7 से समाप्त हो गया। और 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र है। 8वें भाग में क्या बताया गया है? संघ राज्य क्षेत्र और इसका अनुच्छेद है 239 से 242। और 9वें में बताया गया पंचायत जो 243 से अनुच्छेद 243 के क से अड़ तक के अनुच्छेद हैं। और 9A में जो है 9A भाग 9A में क्या है? नगर पालिकाएँ हैं जो 243 है तो से लेकर 243 य 6 तक हैं। 9B में सहकारी समितियां हैं जो 243 य जो से य 9 तक हैं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है 244 और 244 को तक हैं। आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है आपका 11 भाग 11 में बताया गया है संघ और राज्यों के बीच में संबंध और ये 245 से 263 अनुच्छेद के बीच में है। 12 में वित्त संपत्ति एवं संविदाएं एवं वाद है जो 264 से 300 को तक का है अनुच्छेद में। यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है। यह 301 से लेकर 307 अनुच्छेद तक है। भाग 14 में बताया गया है कि संघ और राज्यों के अधीन कौन कौन सी सेवाएं हैं। यह अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। तो
तो 13 में क्या हो जाएगा, वाणिज्य हो जाएगा, व्यापार और वाणिज्य। 14 में क्या हो जाएगा, संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन जो सेवाएं हैं वो हो जाएगा। 14 में अधिकरण है जो 323 क और 323 ख में बताया गया है। आगे है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन है। क्या है, भाग 15 में निर्वाचन है जो 324 से लेकर 329 के बीच में है। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है जो 330 से लेकर 342 अनुच्छेद तक हैं। 17 में राजभाषा है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा जो 343 से लेकर 351 के बीच में है। और 18 में है आपात उपबंध। क्या है, 18 में आपात उपबंध है जो 352 से लेकर 360 तक है। आगे देखेंगे 19 में प्रकीर्ण है जो 361 से लेकर 367 तक है। अब 20 में संविधान संशोधन है, 368 अनुच्छेद हो जाएगा इसमें। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से लेकर 392 तक है। अब 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, या 393 से लेकर 395 अनुच्छेद तक है। ये पूरा आपको भाग, उसमें शामिल टॉपिक और कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए, ये यहाँ तक खत्म हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों ऑनलाइनर में। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे। तो कब जोड़े गए थे, तो 1976 में। संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। कब, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो उस समय क्या नहीं शामिल था प्रस्तावना में, तो वो था समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द उसमें शामिल नहीं थे, जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत इन शब्दों को 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्णन नहीं है। तो क्या नहीं वर्णन है उसमें, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है उद्देशिका का विचार। आगे है आपका, वह है इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो किसमें, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका क्या है, संविधान का भाग है। भारतीय संविधान में संविधान का आत्मा कहलाता है। तो क्या कहलाता है, उद्देशिका। भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना को। किसको, संविधान की प्रस्तावना को वर्णित करता। आगे है भारत के संबंध में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत का कोई भी राज्य का कोई धर्म नहीं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। क्या नहीं उल्लेखित है, धार्मिक न्याय जो है यह उल्लेखित नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में देखेंगे तो यह है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण की रक्षा और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को जोड़ा गया। या नीति निर्देशक तत्वों में, किसमें, नीति निर्देशक तत्वों में। आगे देखते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो अनुच्छेद 43 के माध्यम से। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह बात बताई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। आगे है भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह बात बताई गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो बाद में जोड़ा गया था मुक्त कानूनी सलाह के आधार पर, किसमें, मुक्त कानूनी सलाह को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। आगे है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श
प्रतिष्ठापित है वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है किसका? राज्य का। किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह उनका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता। नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं सम्मिलित है? सूचना का अधिकार उसमें सम्मिलित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। अस्पृश्यता का उन्मूलन इसमें नहीं है। आगे देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो के.टी. शाह का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहा गया है तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। मनरेगा कार्यक्रम जो है भारतीय संविधान में लाया गया था तो अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु मनरेगा कार्यक्रम लाया गया था। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत का। किसका है? लोकमत का। आगे देखेंगे, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार और कर्तव्य में भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है तो वह है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। कौन सा है? उच्च न्यायालय 226 केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी करता है तो कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32। मौलिक कर्तव्यों के संविधान में समाविष्ट किया जाता है अनुच्छेद 1976 में। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया था। कब आया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। तो 1 अप्रैल 2010 को बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया था। आगे, भारतीय संविधान में जैसा निहित है उसमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। क्या? आर्थिक समानता नहीं है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को निलंबन किया जा सकता है आपातकालीन स्थिति में। विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आगे है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए जाते हैं तो कौन कौन से? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कौन कौन से हो जाएंगे? 14 से लेकर 18 तक। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का संबंधित है तो वह है अनुच्छेद 14 से। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है संविधान के अनुच्छेद 15(4) में। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 15(4) से हो जाएगा। एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है तो अनुच्छेद 16 और 16(2). भारतीय संविधान की अस्पृश्यता को उन्मूलन की बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात कही गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका वह भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार चार अनुच्छेदों द्वारा प्राप्त होता है। स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन सा हो जाएगा? तो वह है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। कौन सा हो जाएगा? 19 से लेकर 22 तक। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है तो वह है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। हमारे संविधान में एक अभिव्यक्ति को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए गए अधिकार की गारंटी दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 22 में। किसमें? अनुच्छेद 22(1) में। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 22 को यह एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था तो ए.के. गोपालनम बना मद्रास राज्यवाद में।
एक वह अनुच्छेद जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार की व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 23। संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण पर निषेध करता है तो वह है 24। कौन सा हो जाएगा? 24। 6 वर्ष आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। वो कैसा है? मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य है शिक्षा को मुक्त और अनिवार्य बनाना है उन बच्चों को अधिकार के लिए निहित है जो प्राथमिक स्तर के हैं, मतलब 6 से 14 वर्ष के बीच के। आगे हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों के कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण अधिकार सम्मिलित हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, किसमें? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। मौलिक अधिकारों का संरक्षण है तो वह है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं क्या? मूल अधिकारों के प्रवर्तन में। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, कितना? 3 माह तक। बिना मुकदमा चलाए 3 माह प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत रखा जा सकता है। वर्तमान समय में भारत संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। आगे भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है तो कौन कर सकता है? संसद। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। क्या निहित है? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत और उचित प्रक्रिया के रूप में है तो वह मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में। आगे भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। वह मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है, वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह अगर आपका अनुच्छेद 352 लग गया, मतलब राष्ट्रीय आपात लग भी गया तो इसको आप स्थगित नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 21 को। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है आपका भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है तो मौलिक अधिकार क्या नहीं है? तो वह है संपत्ति का अधिकार। कुछ मूल अधिकार सशक्त सेना के सदस्यों के उपलब्ध नहीं होते हैं, इनका निर्धारण का अधिकार है वह है संसद को। भारत के संविधान में जिसकी संस्कृति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था वह था स्वर्ण सिंह समिति। क्या थी? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। आगे है आपका संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें देखेंगे तो भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक संसदात्मक प्रजातंत्र है वह है भारत। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 के दशक में। कब? 1980 के दशक में। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है कितना? संसदात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? यह अध्यक्षता सरकार, जो अध्यक्ष वाले सरकार होते हैं, मतलब अध्यक्षात्मक सरकार वाली जो सरकार होती है, इसकी ये विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने की विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? वह है अनुच्छेद 253। कौन सा? अनुच्छेद 253 हो जाएगा। आगे बिना अनुमति के दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है तो 60 दिन के अनुपस्थित होने पर सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो 14 दिनों तक। कितने? 14 दिनों तक। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति की संख्या है तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। कितना? कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो है यह गणपूर्ति की संख्या होती है लोकसभा और राज्यसभा में। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषयों पे कानून बना सकता है तो कौन? संसद। कौन बना सकता है? संसद। भारत में शून्यकाल का समय है तो शून्यकाल का समय क्या है? दोपहर 12 बजे से अपरवाह 1 बजे तक का जो समय होता है
यह संसद में शून्यकाल का समय होता है। संसद की बैठक एक वर्ष में होना आवश्यक है। कितने बार? एक वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पे अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है तो केवल राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत होता है तो धन विधेयक जो है वह लोकसभा में प्रस्तुत होता है। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं का परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान है किसको? संसद को। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति प्राप्त है संसद को। भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं संसद में। भारतीय संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है आपका भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी कब? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। किससे? न्यायिक समीक्षा से। आगे देखेंगे नए राज्यों का गठन वर्ष देख लेते हैं तो इसमें है आंध्र प्रदेश का है तो 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को। महाराष्ट्र को देखेंगे तो 1 मई 1960 को। गुजरात को 1 मई 1960। मतलब गुजरात और महाराष्ट्र एक ही दिन में इसका दोनों, क्योंकि गुजरात और पहले महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र से गुजरात को काट कर निकाल दिया गया तो 1 मई को कर दिया गया। नागालैंड को देखेंगे तो 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा है तो 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। मेघालय जो है 21 जनवरी। देखिए मेघालय के साथ साथ 3 राज्य हो जाएंगे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जो है यह 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972। सिक्किम देखेंगे तो 26 अप्रैल 1975। मिजोरम जो है 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश है 20 फरवरी 1987। गोवा जो है आपका 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000। झारखंड है जो है 15 नवंबर 2000। तेलंगाना जो है 2 जून 2014। आगे है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या देख लेते हैं एक बार। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है 31 है और तेलंगाना में कितनी है? 7 है। महाराष्ट्र में है 19। कितना है? महाराष्ट्र में 19 है और झारखंड में 6। झारखंड में 6। तमिलनाडु में तमिलनाडु में कितना है? 18। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। और छत्तीसगढ़ में 5। कितना है? छत्तीसगढ़ में 5। देखिए पहले क्रम से हम याद करते हैं ऐसे कि ऊपर से जिसे सबसे ज़्यादा किसी में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश है, आपको याद हो जाएगा। महाराष्ट्र 19 है। तमिलनाडु 18 है। कितना है? तमिलनाडु का 18 है। बिहार का 16 है। पश्चिम बंगाल का 16 है। कर्नाटक का 12 है। आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तीनों का कितना है? 11 है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों का 11 है। उड़ीसा और राजस्थान का 10-10 है। केरल का 9 है। पंजाब का 7 है। असम का 7 है और तेलंगाना का भी 7 है। उसके बाद है झारखंड, झारखंड का 6 है। छत्तीसगढ़ का 5 है। हरियाणा का 5 है। हिमाचल प्रदेश का 3 है। उत्तराखंड का 3 हो जाएगा। उसके बाद जितने राज्य बचेंगे ये सारे राज्य में कितना है? 1-1 है। जैसे कि नागालैंड होगा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सारे में 1-1 हैं। उसके बाद है संघीय क्षेत्र में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में कितना है? तो 4 है। दिल्ली में देखेंगे तो वह 3 है और पांडुचेरी में 1 है। इतना इसमें टोटल हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं तो संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होते हैं। किसमें? संसद के अधिकारियों में ये सम्मिलित होते हैं। शून्यकाल या संसदीय व्यवस्था देन है किसकी? भारत की। भारत की देन है शून्यकाल या संसदीय व्यवस्था। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा को मिलकर निर्मित करती है। क्या निर्मित करती है? संसद को निर्मित करती है राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यसभा लोकसभा को मिलकर निर्मित करती है संसद। संसद से किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। क्या करता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति इसका अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। आगे देखेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा
के सदस्यों की अधिकतम संख्या है, तो यह 552 और 250। भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं तो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। वह जिसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है वह है विधान परिषद। कौन है? विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता। आगे है राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र जो है 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है तो वह पढ़ा लिखा होना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है तो भारत का प्रधान न्यायाधीश। कौन कर सकता है? भारत का प्रधान न्यायाधीश काम कर सकता है। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति पर रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। कितने? 6 माह में। वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है तो भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है इसका। आगे है लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश पे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। किसके? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। आगे है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को। आगे है विधि के प्रश्न पे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श का अधिकार है तो राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका भारत के न्यायवादी महान्यायवादी नियंत्रक का महालेखा परीक्षक एवं भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि वह खतरा है बाहरी आक्रमण सशक्त विद्रोह का अगर खतरा उसे दिखता है तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। संविधान और साधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है अनुच्छेद 160 में। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 123 जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आदेश है शक्ति या प्रदान मिल जाती है अध्यादेश अनुच्छेद 123 के माध्यम से। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है एक न्यायिक शक्ति होती है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे तो वह थे एन संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा यह कथन है हृदयनाथ कुंजरू का। किसका नाम है? हृदयनाथ कुंजरू का। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति लागू होती है वह है राष्ट्रपति पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति के रूप में ही काम किया है वो थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। भारत के वह राष्ट्रपति जिन्हें लगातार 2 बार अवधि पूर्ण की थी वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रशासनिक प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक प्राधिकरणों का गठन कर सकती है कौन? संसद। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा के संबंधी प्रतिवेदों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को। भारत राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है मंत्रिमंडल द्वारा। लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल रखा जाता है तो केवल राज्यसभा में रखा जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। भारत के लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित या मनोनीत कर सकते हैं उपराष्ट्रपति को। आगे है आपका राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो वह भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष।
धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति जो है यह प्रधानमंत्री उत्तरदायित्व होता है संविधान के अंतर्गत। आगे है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात व्यस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 326 कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 326। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जितने सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है वह है 50 सदस्य। कितने? 50 सदस्य। धन विधेयक पुनर्स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है तो वह है राष्ट्रपति। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचनों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो हो जाएगा वह है उन्नाव। आगे देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है तो किसमें? उत्तर प्रदेश का। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है तो नवनिर्वाचित लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाना प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय करता है तो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष हैं पीए संगमा हैं जो जनजाति लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम स्पीकर इसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो ये थे जेवी मावलंकर। कौन थे? जेवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं मीरा कुमार। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को कहा जाता है तो सत्रावसान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्रावसान कहा जाता है। आगे है लोकसभा की सामान्यतः अवधि होती है 5 वर्ष होती है। प्रथम बैठक के नियति तिथि से लेकर 5 वर्ष तक की लोकसभा की सामान्यतः अवधि होती है। लोकसभा के सत्र की समाप्ति करने से तात्पर्य है सत्रावसान। क्या है? सत्रावसान। भारत संसद की लोक लेखा समिति की चेयरपर्सन को मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा एवं राज्यसभा में गण पूर्ति होती है कितने? कुल सदस्यों का 1/10। कितना? कुल सदस्यों का 1/10। लोकसभा सदस्यों की संख्या देखेंगे क्रम से तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 होती है। महाराष्ट्र में 48। देखिए सबसे ज़्यादा उसमें भी था, सबसे ज़्यादा उसमें था राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में था। कितना? 31। उसी तरह से इसमें सबसे ज़्यादा कितना है? 80। महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में भी 25 है, उड़ीसा में 21 है, केरल में 20 है, तेलंगाना में 17 है, झारखंड में 14 है। उसके बाद असम में 14 है, पंजाब में 13 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, हरियाणा में 10 है, उत्तराखंड में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, मेघालय में 2 है और अरुणाचल प्रदेश में 2 हो जाएगा। गोवा में भी 2 है, मणिपुर में 2 है, त्रिपुरा में 2 है और सिक्किम में 1 हो जाएगा, नागालैंड में 1 हो जाएगा, मिजोरम में 1 हो जाएगा। और संघीय राज्य क्षेत्र के बारे में देखते हैं तो दिल्ली में कितना है? 7 है, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, लद्दाख में 1 है, पुदुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में 1 हो जाएगा, दादरा नगर और दमन द्वीप में 2 हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 हो जाएगा, लक्षद्वीप में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। आगे है लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है तो लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत। सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे कहा जाता है यील्डिंग दी फ्लोर। क्या कहता है? यील्डिंग दी फ्लोर। विघटन नहीं होता। क्या नहीं विघटन होता? राज्यसभा और विधान परिषद कभी इसका विघटन नहीं होता है। भारत में राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है किसका? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कौन करती है?
भारत में राज्यसभा जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का। आगे है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु जो है वह कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। कितनी होती है, 30 वर्ष। राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के आधार पर। वह सभा जिसकी अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है वह है राज्यसभा। जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, मतलब वो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, और वही उसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। वही बोला गया कि वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो हो जाएगा राज्यसभा। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्य सभा अधिकतम रोके रख सकती है। कितना, 14 दिन तक रोक सकती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। कहाँ से निर्वाचित हुए थे प्रधानमंत्री मनमोहन, वो हुए थे असम से। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्यों से मिलकर गठित होती है, तो क्या, संसद की लोक लेखा समिति। संसद की जो लोक लेखा समिति होती है लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्यों से मिलकर बनी होती हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से निर्वाचन होता है लोक लेखा समिति के सदस्यों का। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। कितना होता है, 1 वर्ष। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में लाया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। कितना, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष। संसद की लोक लेखा समिति के बैठक में उपस्थित रहता है कौन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कौन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत में मंत्री परिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। क्या रख सकती है, विश्वास प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संदर्भित संबंध है किसका, किससे, संघीय बजट से। किससे संबंधित है, संघीय बजट से। राज्यसभा संशोधनों की सिफारिश कर सकती है धन विधेयक के विषय में। किसके विषय में, धन विधेयक के विषय में राज्यसभा जो है संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका धन विधेयक का आरंभ होता है, तो कहाँ आरंभ होता है, लोकसभा में धन विधेयक का आरंभ होता है। इस समिति के अध्यक्ष जो होते हैं सामान्यतः विपक्षी दल से होता हुए हैं लोक लेखा समिति के। कौन हो जाएंगे, लोक लेखा समिति के। आगे है संघीय प्रणाली या संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र राज्य संबंध। इसके बारे में देखेंगे तो भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीयकृत प्रवृत्ति वाला परिसंगनात्मक संविधान है। यह कथन किसका है, सर आइवर जेनिंग्स का। किसका है, सर आइवर जेनिंग्स का है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन है केसी वियर का। किसका कथन है, केसी वियर का। संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये किसका कथन है, तो ये कथन है ए के अय्यर का। किसका कथन है, ए के अय्यर का। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व किसका है, एकल कार्यपालिका का। किसका है, एकल कार्यपालिका का। आगे देखेंगे दोस्तों, सरकारिया आयोग की संस्थितियों से संबंधित है। तो सरकारिया की संस्थिति क्या संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। एक नई अखिल भारतीय सेवा की सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है किसका, राज्यसभा का। किसका अधिकार है, राज्यसभा का। आगे देखेंगे शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है, तो समवर्ती सूची में। किसमें सम्मिलित है, समवर्ती सूची में। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किसमें, 7वीं अनुसूची में। किसमें, 7वीं अनुसूची में। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है वह है भाग 11 और अध्याय 1। यह कथन कि राज्य संघ के सामंत मातहत नहीं है B.R. अम्बेडकर का। किसका, B.R. अम्बेडकर का। बिना अनुमति संसद को 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को घोषित किया जा सकता है। क्या घोषित किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। क्या,
बिना किसी राज्य के सहमति से। आगे देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या के बारे में। तो अब देख लेते हैं। तो पहला इसमें है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा सीटें 403 है, विधान परिषद 99 है। पश्चिम बंगाल में 294 है, इसमें विधान परिषद नहीं है। और उसके बाद महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है और 78 विधान परिषद है। बिहार में 243 है, 75 विधान परिषद है। तमिलनाडु में 234 सीटें होती हैं, इसमें कोई सीट नहीं है। आगे पंजाब में 117 है, हरियाणा में 90 है, छत्तीसगढ़ में 90 है, झारखंड में 81, उत्तराखंड में 70। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितना है? 230। मध्य प्रदेश में 230 है, कर्नाटक में 224 और विधान परिषद में 75। राजस्थान में 200, गुजरात में 182, आंध्र प्रदेश में 175 और विधान परिषद में 50। उड़ीसा में 147, केरल में 140, असम में 126, तेलंगाना में 119 और 40 इसमें विधान परिषद में हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में 68, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन सभी में कितने हैं? 60 हैं सब में। अब मिजोरम और गोवा में 40, सिक्किम में 32। आगे संघीय प्रदेश के बारे में देखें तो संघीय प्रदेश में आपका जम्मू कश्मीर एक हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में कितना हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में आपका 114 है, और पुडुचेरी में 30 है। और दिल्ली में कितना है? तो दिल्ली में आपका 70 है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे देख भी सकते हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनीत कर सकता है। आगे है जो टॉपिक वो है न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक ढांचा कैसी है उसके बारे में देखते हैं। तो है लाभ का पद शब्द परिभाषित किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित किया गया है। भारत की संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था तो 1937 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्रों में आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। क्या आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण इसके अंतर्गत आता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। केशवानंद भारतीयवाद 1973 में। अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। क्या है? न्यायिक व्याख्या। जनहित याचिका की शुरुआत की गई है तो न्यायिक पहल के द्वारा। किसके द्वारा? न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई है। भारत में न्याय की सक्रियता संबंधित है तो जनहित याचिका से। किससे है? जनहित याचिका से। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। किसके लिए? 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है आपका उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है क्या? 5 रिट याचिकाओं को। किसको? 5 रिट याचिकाओं को जारी कर सकता है। आगे है न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है तो उसमें क्या लागू की जाती है? उत्प्रेषण रिट। क्या होती है? उत्प्रेषण रिट लागू की जाती है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परमादेश। क्या कहते हैं? उसे परमादेश कहते हैं। आगे भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही जो है अंग्रेजी भाषा में होगी। यह विविध है। इसमें विदित है तो यह भारतीय संविधान की धारा 348 में यह विदित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारित किए जाते हैं तो भारत के संचित निधि से। किससे किए जाते हैं? भारत के संचित निधि से। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है संसदीय अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय अधिनियम के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका
उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी उच्च न्यायालय में अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। कितने वर्ष से अधिक नहीं हो सकती? 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है तो वह न्यायालय क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है वह कौन है? तो वह है न्यायपालिका जो है इसका संरक्षक और नागरिकों के अधिकारों का रक्षक है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है आपका भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों का प्रावधान है वह अनुच्छेद है 241। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है वह 25। सबसे अधिक बेंच है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बेंच की सबसे अधिक बेंच हो जाएगी। आगे है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई तो 1861 में। कब? 1861 में। उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है तो किससे दी जाती है? भारत की संचित निधि से। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है तो वह है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। एक याचिका जो अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है वह है उत्प्रेषण। प्रशासनिक प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन कर सकती है तो वह है संसद। कौन है? संसद। आगे देखेंगे भाई इसमें क्या है? जिला प्रशासन, उसका स्ट्रक्चर हम लोग इसमें देखेंगे। स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं जिला प्रशासन के अधिकारी और उसके कार्य। तो इसको 2 भागों में इसमें क्या किया गया है? इसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया। आप यहाँ पे देखिए 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो है कानून व्यवस्था की स्थापना, दूसरा है भूमि व्यवस्था व लगान की वसूली, तीसरा है नागरिकों की सुविधा और विकास। ये 3 चीज़ें हैं। 3 में पहला जो आपका वह है कानून व्यवस्था। उसमें देखेंगे तो पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, अन्य कर्मचारी। तो सबसे अधिक अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है? वह हो जाएगा पुलिस अधीक्षक होगा, उसके बाद उप पुलिस अधीक्षक होगा, उसके बाद इंस्पेक्टर होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, उसके नीचे अन्य अधिकारी कर्मचारी होंगे। उसी तरह से भूमि और लगान के बारे में देखेंगे तो इसमें सबसे ऊपर हो जाएगा उप जिलाधिकारी, उसके नीचे होगा तहसीलदार, उसके नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और लेखपाल। उसके बाद नागरिक सुविधा के विकास में देखेंगे तो इसमें देखिए मुख्य विकास अधिकारी होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी। तो मुख्य विकास अधिकारी के नीचे जिला विकास अधिकारी हो जाएंगे, खंड विकास अधिकारी होंगे, फिर ग्राम विकास अधिकारी होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका मेयर का कार्यकाल होता है। कितना होता है मेयर का? 5 वर्ष होता है। मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित है तो विकास खंड से हो जाएगा। संविधान का वह भाग जो नगर पालिकाओं से संबंधित है तो भाग 9A जो है वह नगर पालिकाओं से संबंधित है। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने का ये सक्षम है तो कौन है? संबंधित राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। पटवारी या लेखपालों की कार्य की देखभाल करता है तो वह करता है, कौन करता है? तहसीलदार। आगे है भूमि अभिलेखन रिकॉर्ड की रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार है तो वह है पटवारी। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है जो अपील प्रणाली के अनुसार वह न्यायालय के जिसमें अपील कर सकता है वह है उच्च न्यायालय। जिला प्रशासन का मुखिया होता है तो वह है डीएम। जिलाधिकारी होता है भारतीय प्रशासन अधिकारी IAS जो होता है वो जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है तो कौन करवाता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। कौन करवाता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक। कौन? जिला विद्यालय निरीक्षक। उसके बाद है जिला न्यायालय का प्रमुख होता है जिला न्यायाधीश। कौन होता है? जिला न्यायाधीश। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था तो 1772 में। कब?
1772 में। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है जिला स्तर पे राज्य सरकार की आँख कान और भावों को कार्य करता है, वो करता है जिलाधिकारी। कौन करता है? जिलाधिकारी। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा गया है तो रजनी कोठारी ने। किसने कहा है? रजनी कोठारी ने। भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया जाता है तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। जिलाधिकारी के कार्य, जिलाधिकारी के कार्य में देखेंगे तो जिले में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, भूमि माप और लगान की वसूली करना, पुलिस और जिले के अधीनस्थ कार्यालय न्यायालयों का निरीक्षण करना। पुलिस अधीक्षक के कार्य देखेंगे तो कानून व्यवस्था की रक्षा करना, अपराधियों को सजा दिलवाना। जिला न्यायाधीश के कार्य देखेंगे तो विवादों को निपटारा, न्याय प्रदान करना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देखेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन करना, परिवार कल्याण एवं टीकाकरण आदि की व्यवस्था करवाना। मुख्य विकास अधिकारी का कार्य देखेंगे तो विकास की योजना लागू करना, विकास योजनाओं की देखरेख करना। जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्य देखेंगे तो वह है माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख और पठन पाठन की व्यवस्था करना। आगे है जिला बेसिक अधिकारी के कार्य के बारे में देखेंगे तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख और पढ़ाई की व्यवस्था करना। इन अधिकारियों के अलावा जिले में और भी अधिकारी होते हैं जो बिजली, कृषि, सिंचाई व्यवस्था, सड़कों और सरकारी भवनों का निर्माण कराने में सहायता करते हैं। जिला प्रशासन अर्थ, जिला प्रशासन अर्थ के बारे में देखेंगे तो जिला शब्द जो अंग्रेजी भाषा के डिस्ट्रिक्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिस्ट्रिक्टस से हुआ है। डिस्ट्रिक्टस का आशय जो है न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाए गए क्षेत्र से है। शब्दकोशी दृष्टि से डिस्ट्रिक्टस से तात्पर्य किसी उद्देश्य विशेष के लिए किए गए प्रादेशिक विभाजन से है। ब्रिटिश काल में डिस्ट्रिक्ट शब्द का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1976 में कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में किया जाता था। इसके पश्चात राजस्व एकत्र करने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिला में एक महत्वपूर्ण इकाई बनता चला गया। जिला शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में स्वतंत्र रूप से नहीं है, जबकि जिला शब्द का प्रयोग जो है अनुच्छेद 233 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में किया गया है। अन्य जगहों पर जैसे जिला परिषद आदि जगहों में प्रयोग किया जाता है। जिला का अभिप्राय होता है प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से विभाजित की गई क्षेत्रीय इकाइयों से है। यह प्रशासन से अभिप्राय लोक गतिविधियों के प्रबंधन से है। अतः जिला प्रशासन का अभिप्राय जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्धारित क्षेत्र में लोक गतिविधियों के प्रबंधन से है। जिला क्षेत्रीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। प्रत्येक राज्य कई संभागों में बटा रहता है। संभाग पूर्ण जिलों में तथा जिले उपखंडों में बटे रहते हैं। संभागीय आयुक्त संभाग प्रभारी होता है तथा प्रत्येक जिले का प्रभार जिला अधिकारी द्वारा संभाला जाता है। इसे सामान्यतः हम जिला मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। जिला मजिस्ट्रेट को जिला कलेक्टर भी कहा जाता है। जिले में बहुत से कार्यालय जैसे राजस्व प्रशासन, दीवानी एवं आपराधिक न्याय, जन स्वास्थ्य संबंधी सेवा, शिक्षा, पुलिस, जेल, लोक निर्माण, डाक एवं तार आदि केंद्रित होते हैं। आगे है इसीलिए जिला एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। जिला प्रशासन की गतिविधियां विस्तृत होती है जिसमें लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज के प्रवेश से जिला प्रशासन के उद्देश्यों में कुछ मौलिक परिवर्तन भी हुए हैं। जिला निम्नलिखित कारणों से भारतीय प्रशासन की प्रमुख इकाई माना जाता है। इसमें कौन कौन से देखेंगे तो भारत में जिला जो है क्षेत्रीय प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई है। यह भौगोलिक दृष्टि से पर्याप्त सुविधाजनक होती है। इसका आकार न तो अधिक बड़ा होता है न ही बहुत छोटा होता है। यह संगठन की दृष्टि से सुविधाजनक है तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए अधिक व्यवहारिक प्रणाली है। जिला प्रशासन स्तर पर सरकार के समस्त कार्यों विषयों से संबंधित रहता है। इसमें सरकार के सभी अभिकरण, व्यक्तिगत अधिकारी और कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी आदि शामिल रहते हैं। जिले के सार्वजनिक कार्यों के सार्वजनिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित सभी संस्थाएं जैसे विभिन्न प्रकार के पंचायतें, ग्राम सभाएं, नगर पालिकाएं, स्थानीय बोर्ड आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार जिला प्रशासन एक जिले में सरकार के समस्त कार्यों को सामूहिक रूप से प्रतीत है। जिला नागरिकों एवं सरकार के बीच सहयोग की कड़ी और प्रशासन की रीढ़ है। स्थानीय सरकार का नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं से घनिष्ठ संबंध रहता है। इससे नागरिकों और सरकारी प्रक्रिया के बीच संपर्क के लिए अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। एस खेड़ा ने अपनी पुस्तक
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1979 में जिला प्रशासन के महत्व के संबंध में प्रकाश डालते हुए लिखा है कि जिला प्रशासक और जिलाधीश पद की छवि जो है भारतीय जन साधारण के मन से परंपरागत श्रेष्ठता के रूप में अंकित है। जिला जो है भौगोलिक दृष्टि से संतुलित क्षेत्र स्थिति के कारण प्रशासनिक दृष्टि से सुविधापूर्ण और क्षेत्रीय स्तर पर पहुँच बनाए रखता है। जिला मुख्यालय तक आम आदमी का आना जाना आसानी से होता रहता है। प्रायः राज्य सरकार के समस्त कार्यालय जिला स्तर पर स्थापित होने के कारण राज्यों की राजधानी से समन्वय स्थापित करने में सुविधा रहती है। आगे है, ऐतिहासिक निरंतरता के साथ साथ जिला एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और अपनत्व का बोध कराती है। उद्देश्य एवं कार्य, जन सुरक्षा और जनता के सभी अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य और कार्य हो जाएगा। न्याय और समानता के आधार पर राजस्व प्रशासन स्थापित करना राज्य कोष का प्रबंध हो जाएगा। कृषि सिंचाई का उद्योग, कल्याण और विकास से संबंधित कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्थानीय स्वशासन का संचालन, चुनावों का संचालन, प्रकृति एवं आपदाओं के समय राहत कार्य संचालन करना अवशिष्ट कार्य हो जाएगा। आगे है, जिला प्रशासन के पुनर्गठन में निम्नलिखित बातों का प्रावधान होना चाहिए। तो क्या क्या? तो पहला आपका सामान्य प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना और उसमें सुधार लाना, जिले के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करना। और क्या है? तो और है आपका सामूहिक प्रसार संगठन की सुविधा, सभी विकास कार्यक्रमों में स्थानीय स्वशासन एजेंसियों और सरकारी प्रशासनिक एजेंसियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। जिला विकास कार्यक्रमों में क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करना और उनका पर्यवेक्षण करना हो जाएगा। पंचायती राज के संदर्भ में कलेक्टर की भूमिका प्रथम पीढ़ी में देखेंगे तो 1959 से लेकर 1992 के बीच में। तो इस चरण में पंचायतों का संबंध कलेक्टर की भूमिका में विभिन्न राज्यों के समरूपता का अभाव देखने को मिलता है। राज्य सरकार के द्वारा अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कलेक्टर की भूमिका को पंचायतों से संबोधित किया गया, परंतु पंचायतों से संबंधित कलेक्टर की भूमिका का व्यापक वर्गीकरण जो है समानतः 4 भागों में किया जाता है। पहला जो है, कुछ राज्यों में कलेक्टर को जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया गया ताकि जिलों के सारे विकास कार्यक्रमों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा सके। अगला है, कुछ राज्यों में कलेक्टर को जिला परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया गया लेकिन मताधिकार नहीं दिया गया। कुछ राज्यों में जिला परिषद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कलेक्टर को स्थापित किया गया और तथा उसे निर्णय की वास्तविक शक्ति प्रदान की गई। कलेक्टर के कार्यभार को कम करने हेतु जिला परिषद से उसे पूर्णतः बाहर रखा गया। आगे है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। क्या है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग? इसमें देखेंगे तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिशों के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों को जिला परिषदों को सुपुर्द करने की बात कही। साथ ही उनके अनुसार कलेक्टर की भूमिका को नियामकी प्रशासन तक सीमित किया जाना चाहिए। द्वितीय पीढ़ी जब देखेंगे तो 1992 से अब तक में क्या है, तो इस चरण में विभिन्न राज्यों में पंचायतों से संबंधित कलेक्टर की भूमिका में अधिक एकरूपता देखने को मिलती है, जो निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। पहला जो है, पंचायतों की अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य सरकार के अधिनियम के अनुकूल अपने कर्तव्य का संचालन करें और इस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर के द्वारा पंचायत गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन पंचायतों को भंग करने का एक आधार हो सकता है। जिला परिषद के अध्यक्ष के सचिव के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो कि अध्यक्ष को अपना प्रशासनिक सहयोग देगा। यह कार्यकारी अधिकारी राज्य सिविल सेवा को अधिकारी होने के कारण कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार के प्रति अंतिम रूप से उत्तरदायी होगा, न कि जिला परिषद के प्रति। कलेक्टर की पहुंच जो है जिले के सारे विभागों तक होती है, अतः विकास की प्रक्रिया में संबंधित विभागों से सेवाएं प्राप्त करने हेतु पंचायतों को कलेक्टर पर निर्भर रहना होगा। आगे है, जिला प्रशासन के लिए नियामकीय प्रशासन एक आधार प्रस्तुत करता है जिसके लिए कलेक्टर उत्तरदायी है। अतः पंचायतों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कलेक्टर के द्वारा किस प्रकार की समान प्रशासनिक
वातावरण की स्थापना की गई है। पंचायतों को राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाली वित्तीय संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर विशेष उत्तरदायित्व। 28 में है, पंचायतों के निर्वाचन की प्रक्रिया में कलेक्टर की भूमिका का विशेष महत्व है। कलेक्टर जिले का मुखिया होता है, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और उसकी जिम्मेदारी लेता है। बाकी ये सारे दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग हमको लगता है कि रिवीजन ही करना है, तो अगर आप लोग कहिएगा तो इसका हम वो पीडीएफ दे देंगे आप लोगों को। इसके आगे देखते हैं दोस्तों कि जो आप लोगों का मेन चीज़ है जिसे वन लाइनर है वो हम देख लेते हैं, जिसमें कि ये है आपका यह स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। इसके बारे में देखते हैं। तो नगर निगम के 3 प्राधिकरण कौन कौन से हैं? तो परिषद होते हैं, अस्थायी समिति और आयुक्त होता है। नगर निगम में देखेंगे तो चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, जल कर, विज्ञापन कर, प्रेक्षागृह कर, पशुओं पर कर, पार्किंग शुल्क, व्यापार कर, ये सब होते हैं नगर निगम के कर। नगर निगम का कार्य देखेंगे तो अस्पताल, जल आपूर्ति, जल निकास, बाजार के लिए फायर ब्रिगेड, सड़कें, ओवरब्रिज, ठोस अवशिष्ट, पार्क, सड़क सुरक्षा, बिजली की व्यवस्था, जन्म और मृत्यु का विवरण। उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम जो है 1959 की धारा 172 है। नगर निगम की सदस्य बनने हेतु न्यूनतम जो आयु 21 वर्ष है। नगर पालिका में महिलाओं की आरक्षित सीटें जो होती हैं 1/3 हैं। इसके बाद ऑनलाइनर देख लेते हैं। तो ऑनलाइनर में जो है भारत की राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ये सबको पता ही होगा। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में विषय हैं, कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? तो टोटल 29 विषय हैं, 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी की योग्य बनाना उद्देश्य है किसका? पंचायती राज का। किसका उद्देश्य है? पंचायती राज का। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है लिंग और जात। क्या आधार है? लिंग और जात। ग्राम पंचायतों पर लगाया जाने वाला कर जो है स्थानीय मेलों पर है। किस पे है? स्थानीय मेलों पे है। ग्राम पंचायतों का आय का साधन नहीं है, तो क्या नहीं है? तो कृषि आय पर कर जो है आय का साधन नहीं हो जाएगा ग्राम पंचायतों पे। आगे देखेंगे, आगे है पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया हुआ था, कहाँ पे आरंभ हुआ था? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। आगे देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली है, कैसी प्रणाली है? स्वशासन, स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने का अधिकृत है किसके पास है? राज्य के विधानमंडल में। पंचायतों नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान का प्रावधान किया गया है तो 1993 में। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं तो प्रधान और पंच। कौन होते हैं? प्रधान और पंच। आगे देखते हैं, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था है किसकी? पंचायती राज की। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है तो अनुच्छेद 243 घ। जिस समिति की संस्तुति पे देश में पंचायती राज को लागू किया गया है उसके अध्यक्ष हैं बलवंत राय मेहता। कौन है? बलवंत राय मेहता। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई है तो ML सिंघवी कमेटी के द्वारा। पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है तो है PVN राव समिति। कौन है? PVN राव समिति। अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए संस्तुति है द्वितीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो 73वें संशोधन में क्या सम्मिलित है? तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत को। किसको? नगर पंचायत को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का संख्या कुल स्थानों का 1/3। महिलाओं के लिए स्थानों में 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है स्थानीय निकायों में। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने एवं सजा देने का अधिकार है किसमें? बिहार राज्य में। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कब से कब तक का? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा। आगे है, पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है तो 6 माह के अंदर ही नए चुनाव कराने होते हैं। पंचायती राज किस विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन सेटअप
आयोजित करता है उसे कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आगे है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अब एग्ज़ाम बूस्टर के बारे में देख लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम बूस्टर आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, यह इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को मैं अगले सेशन में पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। एक जो भी हमारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम यह वीडियो 2 या 3 लोगों के पास ज़रूर शेयर करें। अगर कोई भी विद्यार्थी है उसको पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है एटलीस्ट। तो एक मेरा रिक्वेस्ट आप लोग समझकर उसको ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।